हेलो लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत खुश होगे, पढ़ रहे होगे और आपने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को ऑलरेडी देख लिया होगा। तो आज हमें अपना चैप्टर कंटिन्यू करना है, लेकिन उससे पहले हम रिवाइज करेंगे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। सोशल साइंस क्योंकि ये स्टडी करता है लोगों के इकोनॉमिक बिहेवियर को, ह्यूमन इकोनॉमिक बिहेवियर को। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसी सोशल साइंस है जो स्टडी करती है कि कैसे एक सोसाइटी अपने रिसोर्सेज को, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, जिनके इतने सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं ना, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज कर रही है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में, और कैसे उन गुड्स एंड सर्विसेज को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल के बीच। वो डिफरेंट ग्रुप कैसे हो सकता है, अमीर गरीब, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। तो अब हम पढ़ेंगे ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच होती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये माइक्रो मैक्रो वर्ड कहाँ से आया, पहले हम इसी की बात करेंगे। तो देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से, माइक्रोस, MIKROS, जिसका मतलब होता है स्मॉल। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिराइव किया गया है एक ग्रीक वर्ड मैक्रो से, MAKROS, जिसका मतलब होता है लार्ज। तो ये वर्ड अगर आपसे कोई वन मार्कर में आए कि कहाँ से डिराइव हुए, आपको ये आंसर लिख के आना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं एक इंडिविजुअल का बिहेवियर, वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं पूरी इकोनॉमी के बिहेवियर को। इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। देखो, ये यहाँ पे एक फैमिली है 6 मेंबर्स की, और हमें यहाँ पे ये देखना है कि इस फैमिली की जो फेवरेट स्वीट डिश है वो क्या है। पहले हम ये देखेंगे कि इंडिविजुअली इनको क्या क्या पसंद। तो हमने देखा, जो यहाँ पे दादी जी है, दादी जी को पसंद है रसमलाई, दादाजी को पसंद है हलवा, और पापा को पसंद है खीर, मम्मी को पसंद है आइसक्रीम, और जो ये छोटी दीदी हैं इनको पसंद है केक, और छोटे भैया को चॉकलेट। तो जब हम इंडिविजुअली उनके डिमांड देख रहे हैं कि किसको क्या पसंद है, तो हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, इंडिविजुअल की स्टडी की जा रही है यहाँ पे। लेकिन वहीं अगर हम आपसे ये पूछे कि ऐसी कौन सी स्वीट डिश है जो पूरी की पूरी फैमिली को पसंद है, जो पूरी फैमिली डिमांड करती है, तो वो है रसमलाई। तो यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को, क्योंकि हम होल फैमिली की बात कर रहे हैं। और जब जब हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, यानी कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, तो हम मैक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट रख देते हैं। यानी कि हम फिर ये टेंशन नहीं लेते कि पूरी फैमिली को एज अ होल क्या पसंद है, पूरी फैमिली एज अ होल क्या डिमांड कर रही है, पूरी इकोनॉमी एज अ होल क्या डिमांड कर रही है। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे होते हैं, तो हम माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट रख देते हैं, यानी कि हम ये नहीं देखते कि इंडिविजुअली कौन क्या डिमांड कर रहा है। इसके डिफरेंस पे आ जाओ। तो ये हमने पढ़ लिया कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है इंडिविजुअल के बिहेवियर को, वेराज मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है पूरी इकोनॉमी के बिहेवियर को। माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स क्या होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। जब हम एक इंडिविजुअल कस्टमर या इंडिविजुअल सप्लायर के डिमांड या सप्लाई को स्टडी कर रहे होते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट का मतलब होता है होल। देखिए, जैसे मान लो छोटी 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 शॉप्स हैं, ये तो हो गई इंडिविजुअल शॉप्स। लेकिन जब हम इनकी एग्रीगेट, यानी कि सारी पूरी शॉप्स को मिला के, जब हम उनकी सारी दुकानों को मिला के जब हम उसकी बात करेंगे, तो वो कहलाएगा एग्रीगेट। तो उसको हम बोल देंगे मार्केट। तो मतलब एग्रीगेट जब हम सबको मिला के उनकी बात करते हैं, पूरा ग्रुप। एग्रीगेट मतलब होल या ग्रुप।
सप्लाई, एक एग्जांपल लो कि एक एग्जांपल लेते हैं। हम्म, ये है शॉप 1, शॉप 2, शॉप 3। और जब हम इन शॉप्स के एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, ये रेड वाला रीजन, तो ये हो गया मार्केट। ओके, तो सप्लाई क्या हो गई कि ये एक इंडिविजुअल शॉप कितनी चॉकलेट्स, लेट्स से चॉकलेट्स कितनी चॉकलेट सप्लाई कर रहा है। हमने लिया यहाँ पे 10 चॉकलेट्स, ये सप्लाई कर रहा है 20, ये कर रहा है लेट्स से 50। और अगर हम बात करेंगे पूरी एग्रीगेट सप्लाई की, यानी कि मार्केट की सप्लाई की, तो वो कितनी हो गई? 80, 80, 80 चॉकलेट्स। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम होता है प्राइस थ्योरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्कर्स में आ जाता है। बेसिक एजम्पशंस, जैसे मैंने आपको वहाँ एग्जाम्पल में समझाया था कि जब हम इंडिविजुअल डिमांड की बात कर रहे थे, यानी कि हम माइक्रो स्टडी कर रहे थे, तो हमने उस चीज़ की टेंशन नहीं ली थी कि एज अ होल फैमिली क्या डिमांड कर रही है। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हुए हम मैक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट रख देते हैं, और ऐसे ही जब हम मैक्रो वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे होते हैं तो हम माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट रख देते हैं। एग्जाम्पल्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इंडिविजुअल इनकम, एक अकेले बंदे की इनकम कितनी है, या एक अकेली शॉप की इनकम कितनी है। इंडिविजुअल आउटपुट, कि एक अकेले बंदे का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, एक अकेली शॉप कितना प्रोडक्शन कर रही है। और मैक्रो के एग्जाम्पल हो जाएंगे नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, यानी कि पूरी इंडिया की इनकम, पूरे इंडिया का प्रोडक्शन। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट डिफरेंस, जो दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स एज ए साइंस की, तो दो तरह की साइंस होती है, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात करता है फैक्ट्स की, एक्चुअल डेटा की, कि हमारी इकोनॉमी में एक्चुअली कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं, एक्चुअली क्या हो रहा है हमारी इकोनॉमी में। और वहीं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं सजेशंस की, आइडियाज की, ओपिनियंस की, कि कैसा होना चाहिए, कि हमारी इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, हमारी इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व होनी चाहिए। तो इसका मीनिंग देख लो, इट डील्स विद व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड, कि हमारी इकोनॉमी में क्या है और हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया गया है एक्चुअली में जो हुआ है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी, कि क्या होना चाहिए, ऑट टू बी मतलब क्या होना चाहिए, और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व, क्या होना चाहिए और हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करना चाहिए। वेरिफिकेशन, सिंस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एक्चुअल डेटा, तो उनको तो वेरीफाई किया जा सकता है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो चीज़ें ओपिनियंस पे बेस्ड हैं, सजेशंस पे बेस्ड हैं, तो उनको कोई कैसे वेरीफाई करेगा, क्योंकि हर एक का ओपिनियन अलग होता है। सो positive economics can be verified with actual data and normative economics cannot be verified. Purpose, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एम होता है कि हमारी इकोनॉमी में जो एक्टिविटीज चल रही है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें उसका रियल डिस्क्रिप्शन देता है।
वहीं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पर्पस होता है कि हम एम करें कि हमारी इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, हमारी इकोनॉमी में क्या इम्प्रूव किया जाना चाहिए, सजेशंस देता है ना वो। तो हम आइडल सेट करते हैं अपने नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कि ऐसा होना चाहिए, एक आइडल सेट कर देते हैं। सजेस्टिव, नेक्स्ट बेसिस है सजेस्टिव। ऑब्वियसली जब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमारा फैक्ट्स पे बेस्ड है, एक्चुअल डेटा पे बेस्ड है, तो उसमें कोई सजेशन वाली तो चीज़ है ही नहीं, तो वो सजेस्टिव तो हो ही नहीं सकता। वहीं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स तो पूरा सजेशंस ही है, ओपिनियंस ही है, तो सजेस्टिव तो वो हो गई। ओके, वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट क्या होती है? एक ऐसी स्टेटमेंट जो हमें अच्छा या बुरा बता रही हो। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में तो हमें फैक्ट्स, एक्चुअल डेटा, ये सब मिलता है कि हमारी इकोनॉमी में एक्चुअली में क्या हो रहा है। तो जो एक्चुअली में हो रहा है, जो एक्चुअल डेटा है, वो कोई हमें स्टेटमेंट देता है कि अच्छे बुरे की नहीं। तो इसीलिए एग्जाम्पल ले लो कि sun rises in the east and sets in the west. Since the statement is a universal truth, क्योंकि तो स्टेटमेंट एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गई, सो इट डज नॉट गिव अस एनी वैल्यू जजमेंट। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट गिव अस एनी वैल्यू जजमेंट, वेयर एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स गिव्स अस वैल्यू जजमेंट। कैसे? क्योंकि ये तो ओपिनियंस पे ही बेस्ड है, ये तो स्टेटमेंट अच्छा बुरा ही पास करवा रही होती है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का देखो, प्राइसेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। हमारी इकोनॉमी में प्राइसेस कॉन्स्टेंटली राइज हो रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है इन्फ्लेशन। ठीक है, ये तो हो गया एक बस बात, ट्रूथ, फैक्ट हो गया। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का कि इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए, ये एक सजेशन हो गया। तो आपके चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस आज किए हैं, ये आपको रिवाइज करने हैं, पढ़ने हैं, नोट्स अपने बना लेना अगर आपको बनाने हैं, ये देखो, ताकि आप रिवाइज कर पाओ। ये लो। तो आज हमारी वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, जो कि आपके चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो अभी के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हो और आपको जो भी प्रॉब्लम आए वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और जो मेरे में गलतियाँ दिखे वो भी मुझे ज़रूर बताना ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। और बस आप सपोर्ट कर देना प्लीज़ सबको, अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कर देना वीडियो ताकि सबको पता चले। थैंक यू, बाय।